नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग दो ऐसे स्टॉक को कंपेयर करने वाले हैं जिसमें दोनों के दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक हैं और दोनों के दोनों जो हैं इंडियन रेलवेज को फंडिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी वेबसाइट से और पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आरवीएनएल से और बेसिकली देखते हैं कि आरवीएनएल क्या काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेंजिंग फाइनेंस रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जितने भी इंडियन रेलवेज़ के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको ये जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसको ये मनी अरेंज करते हैं। बेसिकली इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि ये इंडियन रेलवेज़ को प्रोवाइड करें, तो ये लोग क्या करते हैं, आरवीएनएल बेसिकली अरेंजमेंट करता है। अब वो कहाँ से करता है तो आइए देखते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, फॉर दिस पर्पज द आरवीएनएल वुड बी ऑथराइज टू अप्रोच द फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, बैंक, डोमेस्टिक मार्केट एंड बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल फंड एजेंसीज। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो काफ़ी मीन्स ऑलमोस्ट 3 जगह से, ऑलमोस्ट 4 जगह से, तो 4 जगह से इनको जो है फंडिंग मिलती है और ये पूरे के पूरे ऑथराइज हैं बाय, किससे ऑथराइज है, इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है उससे ऑथराइज्ड है। ये इनका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट इनका है अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सक्यूशन ऑफ वर्क। तो बेसिकली जो एक्सक्यूशन है ये आपका किसी चीज़ को लागू करना होता है गाइस। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर इनके अंडर में मिलते हैं तो ये एक्सक्यूशन भी करते हैं, मीन्स उस चीज़ को लागू भी करवाते हैं। नेक्स्ट देखें तो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक SPVS फॉर इंडिविजुअल वर्क इफ़ रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे आप आइए देखते हैं कि SPV क्या चीज़ है। तो गाइज बेसिकली जो SPV है आपका, ये एक तरीके का मीन्स जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो रेलवेज़ का जो बिजली वाला तार होता है, बेसिकली उसको रिपेयर करने का या फिर बनाने का उसको ऑर्डर मीन्स कहते हैं। गाइज नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट वेयर एवर कंसिडर्ड नेसेसरी एंड फीजेबल। तो बेसिकली जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जो भी कमर्शियल, जैसे कि पब्लिक वगैरह का जो मीन्स स्टेशन वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें इनके अंडर में आ सकती हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो तभी देगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये जो इफ़ रिक्वायर्ड अगर आप देखिए तो ये अगर ज़रूरत पड़े, बेसिकली जो इनका काम है वो पैसे को ही अरेंज करना है ज़्यादा टफ टाइम, बट इनको साइड में भी थोड़ा थोड़ा ये काम करते रहते हैं, जैसे कि SPVS हो गया जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क। तो दोस्तों अगर अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे है द कंसर्न जोनल रेलवे विल अंडरटेक द ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट ऑन कंपटीशन ऑफ देयर एक्सक्यूशन बाय द आरवीएनएल अंडर स्पेसिफिक फाइनेंस अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट, जो भी अंडरटेकिंग ऑपरेशंस हैं और जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, तो बेसिकली मैक्स टू मैक्स अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका फाइनेंशियल अरेंजमेंट का ही काम है। अगर गाइस हम लोग अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स टू आरवीएनएल द प्रोजेक्ट में बी done by RVNL on board concept where Ministry of Railway is to pay access charge, user charge। तो बेसिकली घूम फिरा के इनका एक ही काम ज़्यादा से ज़्यादा है, जो कि है गाइस फाइनेंस रिसोर्सेज इंडियन रेलवेज़ को, या फिर जो भी चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उनको फंडिंग कराना, एक तरीके से उनको पैसा देने का काम। और ये पैसा लेते जिससे हैं मैंने वो बता दिया आपको, और किसको देते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है उसको देते हैं। मैं गाइस बात करूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका अभी IPO लेटेस्ट IPO आया है, तो उसके बारे में गाइस सेम सिनेरियो इसके बारे में भी है। ये भी एक तरीके से फंडिंग करते हैं इंडियन रेलवेज़ को, पैसा ये अरेंज करते हैं। इनका गाइस बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो भी बैकग्राउंड है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप सबसे पहला लाइन देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन वॉज सेटअप, तो ये इनका पूरा हिस्ट्री वगैरह डेट हो गया, तो इससे हमको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब आइए नीचे चलते हैं तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो दोस्तों अगर हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखिए, IRFC इज़ अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडर में ये है IRFC। और ये और दोस्तों ये अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड एज सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये रजिस्टर्ड है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के मीन्स नाम से। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसको मीन्स RBI के अंडर में है। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 30 साल का इनका एग्जिस्टेंस है। मतलब 30 साल पहले भी ये कंपनी थी, बट एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि मीन्स ये स्टॉक मार्केट में फिर क्यों नहीं था, तो बेसिकली लिस्टेड नहीं था और ये कंपनी पहले से थी। मीन्स इसका ऑलमोस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का और अभी तक कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है। सो अगर आप देखेंगे तो IRFC हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सपोर्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये बात दोस्तों नोट करने वाली है, ये बात आप नोट कर लीजिए कि इंडियन रेलवेज को ये एक्सपेंशन करने में बहुत ज़्यादा मदद किया है एंड रिलेटेड entities by financing a significant portion of its annual plan outlay। तो बेसिकली वही चीज़ें हैं कि पैसा वगैरह देते हैं और पूरी अंडर गवर्नमेंट के अंडर में सारी मीन्स पब्लिक सेक्टर है एक टाइप का, अगर मैं बताऊं तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं क्या है फाइनेंशियल ट्रेंड IRFC और RVNL का। सो बेसिकली IRFC का ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हैं ये IRFC का है। सो अगर आप IRFC का देखेंगे तो यहाँ पे 2017 में दोस्तों ये ऑलमोस्ट 0.93 था और इसका प्रॉफिट, दोस्तों प्रॉफिट की बात मैं कर रहा हूँ। सो अगर आप देखिए तो प्रॉफिट था और अगर 2018 में ये 2.05 हुआ, फिर 2019 में 2.25, फिर 2020 में ये 3.69 हुआ। बेसिकली यहाँ पे जो 2000 आपको ये दिख रहा है 2020, यहाँ पे पैंडमिक वाली सिचुएशन थी और इंडियन रेलवेज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बट यहाँ पे इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ा है अगर आप देखिए तो ये स्ट्रांगनेस प्रूव कर रहा है। और अगर आप वहीं रेवेन्यू में चेक करिए तो रेवेन्यू तो ओवरऑल इंक्रीजमेंट ही हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हर हर मीन्स हर साल में इसको जंप आपको देखने को मिल रही है, कंटिन्यू हर ईयर में आपको देखने को मिलेगी। अब आइए RVNL का देखते हैं। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं RVNL का परफॉर्मेंस क्या है, उसको भी हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चार्ट बेसिकली RVNL का है और यहाँ पे 2017 में इसने 0.44 से शुरुआत हुई थी और अगर 2018 में अगर आप देखिए तो 0.57 और फिर 2019 में 0.71, फिर 2020 में 0.79। तो कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपको नहीं देखने को मिला है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो हर ईयर में जंप अप देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से स्लो एंड स्टडी है बट अच्छा है इनका भी। लेकिन गाइज अगर आप थोड़ा सा इसका जो चार्ट है अगर आप IRFC से कंपेयर करिए तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके, अगर इसके कंपेयर में हम लोग करते हैं तो के जो डिविडेंड डील वगैरह हम लोग देख लेते हैं तो ये बेसिकली RVNL का है। सो RVNL का अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो इस समय ऑलमोस्ट 7.79 का चल रहा है और सेक्टर पी काफ़ी हाई है। मीन्स सेक्टर में जितने स्टॉक हैं वो काफ़ी ऊपर हैं और ये अभी नहीं चढ़ा है उतना, तो इसकी मीन्स एक तरीके से ये सस्ता मिल रहा है अभी आपको। और अगर मैं डिविडेंड डील के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड डील इसमें अच्छी खासी है। हालांकि इतना मीन्स 3.86 का डिविडेंड कोई देता नहीं है जनरली, मीन्स नहीं देता है, बट यहाँ पे ये दे रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव वाली बात है। नहीं दोस्तों, हम लोग IRFC के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी मीन्स डिविडेंड 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 नहीं देती है कंपनी। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका भी एक तरीके से अभी जो है ये ऑलमोस्ट 6.98 चल रहा है, इसका पी ऑलमोस्ट 7 के नियर अबाउट में है। और वहीं अगर आप सेक्टर का पी देखिए तो ये 29 चल रहा है। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये भी अभी आपको एज ए लो रेट पे मिल रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी जनरली अभी बहुत लेटेस्ट में इसका IPO आया है तो हो सकता है कि कुछ टाइम लगे इसको। हालांकि अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म करते हैं तो
आप डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी को चूज करिए तो ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। देखें तो सेक्टर में ही कोई ज़्यादा अच्छा कुछ खास डिविडेंड नहीं देती कोई, मतलब कंपनियां कोई बहुत अच्छा डिविडेंड तो दे नहीं रही है। 0.5 एवरेज जितनी भी कंपनी है सेक्टर की, अगर उनका एवरेज निकालें तो 58%, 0.58% का आपको डिविडेंड एवरेज में आता है। तो यहाँ पे ना देना एक तरीके से ओके सा है। अगर बाद में कुछ चीज़ें अगर सही होती हैं तो बाद में आपको मिल सकता है डिविडेंड। अब आइए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे IRFC का देखिए तो IRFC का बेसिकली IRFC, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, जो मीन्स स्टेक होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 87 86 की है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो म्यूचुअल फंड वाले काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आपको 2.82 की परसेंट की होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.10 की है। फॉरेन वाले भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए तो जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं। 2.23 का परसेंटेज होल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग RVNL के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे 87 की आपको मिल रही है, ऑलमोस्ट नियर टू 88 आप इसको रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड 1.10 की होल्डिंग है, और 1.10 यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू IRFC का, अगर आप देखिए। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें जो IRFC का जो मीन्स ग्रोथ और जो प्रॉफिट रेशियो है, अगर आप यहाँ पे देखिए, सो हियर वी गो, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, 1 मिनट, सो इनका जो गाइस डेप्थ वगैरह नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखिए तो कहीं भी इनका डेप्थ नहीं शो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सेल्स ग्रोथ है वो है 24.29 का, और वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करें तो ये 63 की है। तो ऑलमोस्ट यहाँ कहने का मतलब यही है कि अगर जिस दिन सेल्स का नंबर डबल हुआ या फिर बढ़ता है अगर सेल्स का नंबर, तो इनके प्रॉफिट में सीधा सीधा आपको जंप देखने को मिलेगा। अगर हम लोग दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के पास डेप्थ है, अगर आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट डेप्थ जो है वो 4542 का है, जो कि ज़्यादा है। बट अगर आप यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो काफ़ी मीन्स 6484 की है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो एक तरीके से थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाता है। हालांकि इनका डेप्थ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और अगर हम लोग बात करें तो जो इनका प्रॉफिट है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स तो बढ़ी हैं बट वहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा खास नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे 19 की है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का डेप्थ भी है, तो इसलिए हम लोग जो है ROCE को देखते हैं। सो अगर आप देखिए तो 13 की आपको यहाँ पे मिल रहा है ROCE, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आइए एक बार जो है IRFC में भी चेक कर लेते हैं। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहाँ पे ये थोड़ा सा मीन्स बहुत अच्छा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग जो है रेल विकास निगम से कंपेयर करते हैं तो इसका थोड़ा सा खराब है एज कम्पेयर टू रेल विकास निगम। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट था, मीन्स प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। तो अगर हम लोग दोनों दोनों के बीच अगर कंपेयर करें और पूरा कंक्लूजन करें तो यहाँ पे जो है IRFC जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है एज RVNL। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों को प्रेफर कर सकते हैं, बट मेरा मानना यही सही रहेगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए एज कम्पेयर टू RVNL। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।